जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में 100% स्कोर का सपना देख रहे हैं तो ये चैप्टर रियल नंबर बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये चैप्टर आपके क्लास 10th बोर्ड के बाकी के चैप्टर्स के लिए बेस बनाने का काम करता है। इस चैप्टर में हम एलसीएम, एचसीएफ, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इनके एप्लीकेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। मैं हूं राहुल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। और चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1, दैट इज़ रियल नंबर, बिल्कुल जीरो से लेके और बोर्ड लेवल तक। रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हमें नंबर सिस्टम को शॉर्ट में रिवाइज करना ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले हम नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं। फर्स्ट, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर का कलेक्शन हमारा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर कोई पूछे कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन फाइनाइट है या इनफाइनाइट, तो एज वी कैन सी दीज 3 डॉट्स, हम इजीली कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का कनेक्शन हमारा इनफाइनाइट है। अगले नंबर से हमारे होल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर के कलेक्शन में मैं जीरो को और शामिल कर लूँ, होल नंबर्स को W से डिनोट किया जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये मेरे होल नंबर का कलेक्शन है। नेक्स्ट नंबर्स आर इंटीजर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर हैं ये। इंटीजर्स के कलेक्शन को जेड या फिर आई से डिनोट किया जाता है। जेड एक जर्मन वर्ड जेहलन से बना हुआ है। ओके, सो व्हाट आर इंटीजर्स? अगर होल नंबर के कलेक्शन में मैं नेगेटिव नेचुरल नंबर को और ऐड कर दूं, जैसे डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये जो कलेक्शन है मेरा, ये इंटीजर्स का कलेक्शन कहलाता है। इसमें मेरे नेगेटिव नेचुरल नंबर भी हैं, ज़ीरो भी है और नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। नेक्स्ट नंबर इज़ रैशनल नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं ये। रैशनल नंबर के सेट को Q से डिनोट किया जाता है। मीनिंग ऑफ Q इज़ क्वोशेंट। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? दोज नंबर्स which can be written in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. ओके, यानी कि ऐसे नंबर जिनको P by Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे P और Q इंटीजर हैं और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 7/5। ओके, ये सारे P by Q टाइप के नंबर हैं जहाँ P और Q इंटीजर है। -1/2, -3/-4, 2/-3, these all are integers. 0 is also a rational number. 0 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। 0 is divisible by any number except 0. So it can also be represented in the form P by Q. इसके अलावा 22/7, 0.25, this is also a rational number. 0.3 bar, this is also a rational number. अब आप सोच रहे होंगे कि डेसिमल नंबर्स का हम कैसे पता करें कि ये रैशनल नंबर है। तो इसके लिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा जाता है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली दो तरीके का होता है। पहला टर्मिनेटिंग एंड सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन वो होते हैं जो डेसिमल के बाद किसी सर्टेन प्लेस पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। जैसे 1/4 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0.25 है, 1/8 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0.125 है। आपने देखा कि ये डेसिमल के 2 प्लेस के बाद जाके फिनिश हो गया और ये डेसिमल के 3rd प्लेस पे जाके फिनिश हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो 1/3, 0.333 एंड सो ऑन। इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। बार हमेशा उस नंबर पे लगाया जाता है जो बार बार रिपीट हो रहा है। एज वी कैन सी 3 इज रिपीटिंग। ओके, 1/7 0.142857 का बार 142857 बार बार रिपीट होगा। इसके अलावा अगर मैं अपने मन से अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन का एग्जांपल लिखूं, जैसे 0.17328509238728 एंड सो ऑन। सो यू कैन सी दैट इसमें मेरा डेसिमल के बाद कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसी रिपीटिशन के बेसिस पे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन को आगे 2 पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीटिंग, यानी कि डेसिमल के बाद किसी नंबर का रिपीटेशन होगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ एग्जाम्पल में पढ़ा था 1/3, दैट इज़ 0.333 एंड सो ऑन। दिस एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट 3 is repeating again and again, so it can be written as 0.3 bar. Similarly, 1/7 0.142857142857 एंड सो ऑन। तो इसको लिख सकते हैं हम 0.142857 बार। ओके, आगे एग्जांपल देखते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स के। जैसे मैंने आपके सामने एक अपने मन से कोई भी एग्जांपल लिया था, यहाँ पे मैं कोई अलग एग्जांपल लिख रहा हूँ 0.178523789012 एंड सो ऑन। एज यू कैन सी कोई भी पैटर्न मेरा रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, अब हम इसको कल्मिनेट करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो आपने देखा कि डेसिमल एक्सप्रेशन में एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन था, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन जो टर्मिनेटिंग हैं वो रैशनल नंबर हैं। इसके साथ साथ ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं लेकिन रिपीटिंग हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी हमारे रैशनल नंबर हैं। इसके अलावा जो बचे हुए हमारे डेसिमल एक्सप्रेशन है नॉन टर्मिनेटिंग, ये इररेशनल नंबर्स के हैं। ओके, सो आई कैन इजीली राइट रैशनल्स टर्मिनेटिंग and
non-terminating repeating decimal expression रख, and the next numbers are irrationals. irrationals को बेसिकली क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिनोट किया जाता है. इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है. ओके, लाइक एग्जांपल 2.31904798 and so on. As you can easily see that after decimal मेरा कोई भी नंबर पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है और ये मेरा जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है. कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए नॉन रिपीटिंग, एंड टर्मिनेट नहीं हो रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है. दैट्स वाई दिस इज़ एन इरेशनल नंबर. अगर इरेशनल नंबर की हम जनरल डेफिनेशन की बात करें तो ऑल दोज नंबर्स which can't be written in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. अर्थात वो सभी नंबर्स जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पी एंड क्यू हमारे इंटीजर हैं एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 है. ओके, इरेशनल नंबर के और एग्जांपल्स की अगर बात की जाए, पाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सम पीपल थिंक दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज़ 22/7, and if 22/7 is a rational number, then pi should be also a rational number. But we must know that pi is approximately 22/7, not exactly 22/7. Fine. In fact, किसी भी irrational number का हम exact value कभी भी find out नहीं कर सकते हैं. हमेशा उसकी एक approximate value ही हमें मालूम होती है. और एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए, √2, 5⁻⁴, √7 and so on. Okay, now come to the real numbers. Real numbers. So real number is the combination of both rationals and irrationals. रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर कॉम्बाइंड रूप से रियल नंबर्स सेट कहलाते हैं. रियल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से. द रिलेशनशिप among all these numbers can easily be understood by this Venn diagram. As you can see that सबसे छोटा कलेक्शन हमारा नेचुरल नंबर का है. अगर नेचुरल नंबर के कलेक्शन में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो हमारे पास होल नंबर आते हैं. इन होल नंबर के कलेक्शन में अगर नेगेटिव नेचुरल नंबर को शामिल कर दिया जाए तो इंटीजर्स का कलेक्शन मिल रहा है. वो नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट ऑल आर रैशनल नंबर. दोज नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर इरेशनल, and the combination of rational and irrational numbers is called real number. Fine. Now let us start our topic, Euclid division lemma. Euclid was
an ancient Greek mathematician. He was the author of the book Elements. Okay, before starting Euclid division lemma, let us go with certain examples. हमारे पास कोई नंबर a is given as 13 and b is given as 3. Okay, I am interested in dividing 13 by 3. 4 is the quotient and 1 is the remainder. So 13 can be written as 13 is equal to 3 multiply 4 plus 1. In the similar manner, if the number a is 34 and b is 9, then if I divide 34 by 9, the quotient is 23, remainder is 7, and 34 can be written as 9 multiply 3 plus 7. In both the cases, you can easily see that each number can be written in the form a is equal to vq plus r, where a is dividend, b is divisor, q is quotient, and r is the remainder. Fine. Similarly, we can take so many examples. In each case, we have a positive integer b, which divides a and leaves remainder r, that is smaller than b. Okay. So the statement for Euclid division lemma can be written as, given positive integers a and b, there exist unique pair of integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than b. ओके, चलिए अब हम इसको समझते हैं. लाइक वी टुक एन एग्जाम्पल, a is equal to 13 and b is equal to 3. जब हमने 13 को 3 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट वाज 4 एंड रिमाइंडर वाज 1. अगला अगर मैं नंबर लेता हूँ 14 और इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, क्वोशिएंट इज अगेन 4 and remainder is 2. If I took another example, अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड करता हूँ, then quotient is 5 and remainder is 0. अगर मैं 16 को 3 से डिवाइड करता हूँ, then quotient is 5 and remainder is 1. In each case,
you can see that remainder is strictly less than 3. ओके, यानी कि जो भी हमारा शेषफल हमें मिलता है वो हमारा डिवीज़र से हमेशा छोटा होता है, स्ट्रिक्टली लेस देन. फाइन, दिस सिम्बल्स मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. You can see that whenever the remainder is 0, the number is completely divisible by divisor. Okay, in the other cases remainder is always positive. Remainder cannot be a negative number. Fine. Okay, we use this Euclid division lemma in finding out the SCF of any two integers. What is the meaning of SCF? SCF is highest common factor, that is अगर a और b दो नंबर हैं and I am interested in finding out the SCF of number a and b, तो मैं एक ऐसे नंबर का पता करूँगा जो सबसे बड़ा है एंड a तथा b दोनों को डिवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल, find the SCF of two numbers 8 and 12. So what are the factors of 8? Factors of 8 are 1, 2, 4 and 8. What are the factors of 12? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. As you can see that 4 is the highest common factor. 1 is also a factor, common factor in fact. 2 is also a common factor. But we can see that among 1, 2 and 4, 4 is the greatest common factor. Okay. Now we study Euclid डिवीज़न अल्गोरिथम. आप सभी सोच रहे होंगे कि अभी हमने ऊपर यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ा था, तो अभी ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है. दोनों तो नाम एक जैसे ही लगते हैं, बट देयर इज़ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन यूक्लिड डिवीज़न लेमा एंड यूक्लिड डिवीज़न algorithm. So what is the statement of Euclid division algorithm? The process of finding SCF of two integers using Euclid division lemma is called Euclid division algorithm. Fine. Now you must know the meaning of word lemma. What is the meaning of word lemma? These are small statements that are self-proven in मैथमेटिक्स. अर्थात ऐसे छोटे स्टेटमेंट हैं जिनको मैथमेटिक्स में सत्य मान लिया गया है. लाइक वी स्टडीड अर्लियर कि अगर मैं किसी नंबर a को किसी भी अनदर नंबर b से डिवाइड करूँगा, देन आई विल हैव ए यूनिक पेयर q and r, okay, such that
R is greater than equal to 0 and is less than B. This is proved in mathematics. फाइन, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से SCF फाइंड आउट करना. फाइंडिंग आउट SCF यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम. बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सवाल पूछा जाता है ये कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए फाइंड आउट SCF ऑफ टू नंबर्स. लेट अस स्टार्ट विद 160. फाइंड द SCF ऑफ 160 यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम. ओके, जो भी लार्जर नंबर है we will write 100 as a factor of 60. So I can write that 100 is equal to 60 multiply 1 plus 40. In simple words, अगर मैं 100 को 60 से डिवाइड करूँगा then what will be the result? Okay, fine. Now here my quotient is 60 and remainder is 40. इस एग्जाम्पल से आप इसको इजीली समझ सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Here are 10 blocks. Okay. And here it is another strip containing 6 blocks. Now if you want to measure this strip of length, suppose that 100 meter, with the help of this strip with the length 60 meter, then you can easily see that अगर मैं इसको इस पे ओवरलैप करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ये इसको पूरा कवर कर लेगा one time, and 1 2 3 4 40 will be left over. Fine. That is, if I am interested in measuring 100 meter with the help of a 60 meter strip, I can measure it once and 40 is left over. Now I am interested in measuring this 60 meter with the help of 40 meter. That is 1 2 3 4 5 and this is 1 2 3 4. अगर मैं 60 मीटर वाली स्ट्रिप को इस 40 मीटर वाली स्ट्रिप से मेज़र करूँगा तो ये एग्जैक्टली यहाँ तक इसको कवर करेगी and 20 will be left over. It can be written as 60 is equal to 40 multiply 1 plus 20. Fine. Now I am interested in measuring this 40 meter with the help of 20 meter. So with the help of 20 meter strip we can easily measure 40 meter strip as 2 time and remainder is 0. Okay, so we can see that 20 is the final quotient. Fine. This final quotient is called SCF of given integers. This
final quotient. So in short, if the question is given that find HCF of 160 Euclid division algorithm का use करके, then you can answer it as 100 can be written as 60 multiply 1 plus 40. Now 60 can be written as 40 multiply 1 plus 20, and now 40 can be written as 20 multiply 2 plus 0. 20 is the final quotient, hence SCF of 100, 60 is equal to 20. That is the answer. Okay. Some more examples. Find SCF of 300 and 550 using Euclid division algorithm. So the larger number 500 can be written as 300 multiply 1 plus 250 as remainder. Now 300 can be written as 250 multiply 1 plus 50 as a remainder. Now this 250 can be written as 50 multiply 5 plus 0 as remainder. This final quotient 50 is SCF of 300 and 550. So with the help of Euclid division algorithm, in such a way we can find out SCF of any two numbers. Thank you so much.